आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हुआ करते थे SS गिल। तो वो लोग, दूरदर्शन था, वो चाह रहा था कि मैक्सिकन सोप ओपेरा के उस पे जो है इंडिया में भी वो हो जिसमें सामाजिकता का संदेश जाए। तो उसके लिए पहले बहुत से और लोगों को अप्रोच किया गया, और फिर जोशी जी का जब पता चला तो उन्होंने जोशी जी को भी अप्रोच किया। उनको लगा कि जोशी जी इज द fittest and the only person who can do it. देश में सोप ओपेरा लिखने वाले पहले लेखक मनोहर श्याम जोशी की जीवन संगिनी भगवती जोशी हम लोग और बुनियाद जैसे कालजयी टीवी धारावाहिक लिखने के पीछे की कहानी बता रही थी। नमस्कार, आज तक रेडियो सुन रहे हैं आप। मैं हूं अंजुम शर्मा। नामी गिरामी में आज बात उस हस्ती की जिन्होंने उपन्यास से लेकर टीवी धारावाहिक लेखन में नए मानदंड स्थापित किए, मनोहर श्याम जोशी। कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद, पल छिन पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। मनोहर श्याम जोशी हिंदी लेखन की दुनिया में ऐसी शख्सियत थे जिनके बारे में जानकर बरबस मुंह से निकल जाता है कि एक शख्स क्या क्या हो सकता है। उपन्यासकार, व्यंग्यकार, प्रखर पत्रकार, धारावाहिक लेखक, फिल्म पटकथा लेखक, एक डबिंग आर्टिस्ट और न जाने क्या क्या। कह सकते हैं कि एक मनोहर श्याम जोशी में कई मनोहर श्याम जोशी थे। आप जिसे जानना चाहें अपनी रुचि के हिसाब से जान सकते हैं। वो हिंदी के उन सजग लेखकों में एक थे जो जानते थे कि पाठक की जरूरत क्या है। इसीलिए उनकी लिखावट पाठक और दर्शक के बीच का फर्क जानती थी और उसके व्याकरण को समझते हुए समाज को प्रतिबिंबित करती थी। कवि लेखक प्रोफेसर अशोक चक्रधर ने मनोहर श्याम जोशी को नजदीक से जाना, उनके साथ लंबे समय तक काम किया है। वो बताते हैं कि कैसे एक बार जोशी जी ने पटकथा लेखन का एक आसान सूत्र बताया। छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं कि उपन्यास को अगर आप पटकथा में रूपांतरित करेंगे तो उन्होंने इतना छोटा सा फॉर्मूला बताया कि हमारे सारे विद्यार्थियों को, जब मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में हिंदी विभाग का अध्यक्ष था, तो उनको बुलाते थे पटकथा लेखन के सिद्धांत और वो सब जो किताबों में छपा रहता है उससे अलग कुछ बताने के लिए। तो उन्होंने कहा देखो एक ही सिद्धांत है, तुम हर क्रिया पद में ता, ती और ते लगा दो। जैसे वह लड़की आई उपन्यास में कहेंगे और वहां आप कहिए वह लड़की आती है। तो ये एक निर्देश हो गया निर्देशक के लिए कि वो गई नहीं, वो लड़की वहां से चली जाती है। तो चली जाती, चले जाते हैं, चला जाता है, आता है, खाता है, ये सब जो किसी क्रिया को दृश्य में परिवर्तित करने की 3 ध्वनियां हैं, इससे आप कथा बना सकते। देखिए कितना सरल फॉर्मूला उन्होंने बता दिया। तो जो लंबे लंबे धारावाहिक उन्होंने लिखे ताती थे के सिद्धांत से, और जिस तरह के उपन्यास उन्होंने लिखे, उनमें चाक्षुष बिंब बहुत सारे मिलेंगे। आप कसम देखिए, नेताजी कहीं पे तो बना ही था, कुरु कुरु स्वाहा, बुनियाद और हम लोग तो हमारे यहाँ के एपिक धारावाहिक हैं। समझिए कि उनके बिना तो भारत में धारावाहिक कल्पना नहीं की जा सकती। प्रोफेसर अशोक चक्रधर ने जिन उपन्यासों का जिक्र किया, उनके कैरेक्टर्स मनोहर श्याम जोशी अपने आसपास से बुनते थे। मिसाल के तौर पर कसब का डीडी, इसे खोजने के लिए आपके पास बारीक ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए और वो जोशी जी में खूब थी। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र रहा हो जहां मनोहर श्याम जोशी का दखल न हो, जहां उनकी आवाज न पहुंची हो।
दिनमान में सहायक संपादक से होते हुए लोक रुचि को ध्यान में रखने वाले साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक तक उन्होंने लंबे अरसे तक पत्रकारिता को समृद्ध किया। उनकी पत्नी भगवती जोशी बताती हैं कि धारावाहिक लेखन की बात हो या उपन्यास की, उन्होंने कभी हाथ से नहीं लिखा, हमेशा टाइपराइटर को डिक्टेट करवाते थे। और इसके पीछे की वजह है लगभग 2 दशक तक पत्रकारिता से उनका संबद्ध होना। अपने बारे में वो हमेशा कहते थे कि मैं एक पालतू बोहेमियम हूँ, तो इसलिए जैसे कई लोग कहते हैं हम छुट्टी पे गए, वहाँ जाके लिखा और हमें बिल्कुल बंद वो चाहिए, एकांत चाहिए, तो जोशी जी का ऐसा कुछ नहीं था। वो कहते थे मुझे नॉइज हो कोई बात नहीं, बट इट शुड बी कंट्रोल्ड नॉइज। इसलिए घर पे ही हमेशा उन्होंने काम किया है। ये जो लिखने का है, घर में ही एक कमरे में ऑफिस है, टाइपिस्ट आता था और वो बोल करके डिक्टेट करा के लिखाते थे, कभी हाथ से नहीं लिखा, क्योंकि एडिटर थे, 18 साल तक एडिटरी की, तो बोल के ही लिखाते थे। बोलकर लिखवाना मनोहर श्याम जोशी की आदत रही। वो प्रभावशाली वक्ता थे, किस शब्द को कितने वजन से बोलना है बखूबी जानते थे। लोग बताते हैं कि उच्चारण पर उनका खासा ध्यान रहता था। ये सब कुछ मनोहर श्याम जोशी को एक अन्य विधा की ओर ले गया, डबिंग की विधा। उन्होंने फिल्म लिखी ही नहीं बल्कि डब भी की है। पालतू बोहेमियन मनोहर श्याम जोशी एक याद के लेखक प्रभात रंजन ने मनोहर श्याम जोशी के कई संस्मरण लिखे और सुनाए हैं। वो बताते हैं कि कैसे जोशी जी डबिंग कला में भी पारंगत थे। हम में से शायद कुछ लोग ये जानते होंगे कि मनोहर श्याम जोशी ने कमल हासन की फिल्म अप्पू राजा को हिंदी में डब किया था, और एक और फिल्म जिसको वो डब कर रहे थे, जो फिल्म प्रदर्शित नहीं हो पाई, डबिंग का काम हो गया था लेकिन कमल हासन ने किसी कारण से उस फिल्म को प्रदर्शित नहीं किया। वह फिल्म थी द्रोह काल। गोविंद हिलानी ने हिंदी में एक फिल्म बनाई थी जिसका तमिल वर्जन कमल हासन ने बनाया था, और उस तमिल वर्जन को फिर से उन्होंने हिंदी में मनोहर श्याम जोशी से डब करवाकर रिलीज करने की सोची थी। उन दिनों में उनके घर लगातार आता जाता था। मैंने ये महसूस किया कि वह इस शास्त्र के, डबिंग के शास्त्र के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। मुझे अच्छी तरह याद है उनकी कोशिश ये होती थी कि जो युवा उनके यहाँ आते हैं वे सब इस विधा को समझें, नई से नई विधा को समझें, और वो बताते थे किस तरह से किस शब्द का उच्चारण पूरा मुंह खोलने पे होता है, किस शब्द का उच्चारण दांत बंद करके किया जाता है, किस शब्द का उच्चारण करते समय मुंह बिल्कुल बंद रहता है। बहुत विस्तार से डबिंग के शास्त्र को समझाते थे। बाद में उन्होंने हे राम जैसी फिल्म भी कमल हासन के लिए लिखी, जो बहुत ही गांधी हत्या को लेकर बनाई गई, शायद एक बेहतरीन फिल्म है। मनोहर श्याम जोशी हमेशा चाहते थे कि हिंदी में प्रोफेशनल तरीके से काम हो। उनका मानना था कि हिंदी में ज्ञान के साहित्य का अभाव रहा है। वो चाहते थे कि हिंदी के विजन का विस्तार हो और वैश्विक गति के साथ वो कदम ताल कर सके। इसीलिए उपन्यासों से इतर भी उन्होंने किताबें लिखी, जिनमें से एक है 21वीं सदी। प्रभात रंजन बताते हैं उनकी एक किताब 21वीं सदी है, जो डिजिटल वर्ल्ड की परिकल्पना को लेकर हिंदी में पहली और एकमात्र किताब है, जो यह बताती है कि आने वाले समय में जब सब कुछ डिजिटल हो जाएगा तो दुनिया में किस तरह के परिवर्तन होंगे। ये 2001 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी और 2020 तक आते आते भी वो लगेगा जैसे आज की घटनाओं को, आज के बारे में वो बात कर रहे हैं। जो बात उनमें सबसे बड़ी थी कि वो लगातार नई से नई विधाओं से जोड़ना चाहते थे, और यह चाहते थे कि हिंदी का आउटलुक बदले, हिंदी वालों का आउटलुक बदले। वो सिर्फ साहित्यिक, कविता, कहानी तक ही सीमित न रहें, बल्कि वो अपने विजन का विस्तार करें और उस विराट विजन के आसपास जाएं जो विश्व की ज्यादातर भाषाओं में मौजूद है। मनोहर श्याम जोशी के जीवन के लेखन के कई पहलू हैं, कई किस्से हैं। मैंने केवल पटकथा समेत कुछ को छूने की कोशिश की। सबको यहाँ चंद मिनटों के कार्यक्रम में समेटना संभव नहीं है, लेकिन एक बात जो जरूर और जोर देकर कही जानी चाहिए वो ये कि मनोहर श्याम जोशी हिंदी के उन चंद लेखकों में रहे जिन्हें आम पाठक और आलोचक दोनों के बीच समान रूप से लोकप्रियता हासिल हुई। लेखन और समाज में व्यंग्य को बचाए रखने की वकालत करने वाले इस बहुमुखी रचनाकार ने हमेशा प्रयोग धर्मिता को तवज्जो दी और किसी एक शैली में बांधकर खुद को नहीं रखा। शायद इसीलिए उनके अंदाज को कुछ लोग टिपिकल मनोहर श्याम जोशित्व की संज्ञा देते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि जिस समय उनके लिखे धारावाहिक टीवी पर आते थे वो मोहल्ले में केवल एक टीवी सेट वाला दौर था।
लेकिन जोशी जी के चाहने वाले इस बात को अलग अंदाज में कहते हैं। वो कहते हैं कि वो केवल मोहल्ले में एक टीवी सेट वाला दौर नहीं था, बल्कि हिंदी में केवल एक धारावाहिक लेखक वाला दौर था, जिनका नाम था मनोहर श्याम जोशी। सपनों के नाम नहीं, सपनों के नाम नहीं, सपनों के घोड़ों पर किसकी लगाम नहीं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, अपनों के सपने सपनों में अपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी? आप अपना फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। आज की प्रस्तुति में साउंड और मिक्सिंग पर अपना योगदान दिया तिलक भाटिया ने। अगली प्रस्तुति के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अंजुम शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।